गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं भाई आप लोग? चलिए तो दोस्तों सुबह की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे क्या क्या चल रहा था? अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ, तो सुबह की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। तो जरा आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को आगे देखते हैं और इसके बारे में कुछ और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। तो दोस्तों अभी तक की क्लास में हमने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन इंडिया में कौन करता है। तो हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, भुगतान संतुलन जो है, उसे कहते हैं कि हर एक कंट्री अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम कहते हैं भुगतान संतुलन। तो दोस्तों जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो भुगतान संतुलन है, इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन वन कंट्री एंड अनदर इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। इसके अलावा हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड को आरबीआई के द्वारा हिंदुस्तान में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएमएफ के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अब इसके आगे देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करते हैं और कहां कहां मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आरबीआई के पास डिफरेंट प्रकार के अकाउंट्स हैं। आरबीआई के पास विभिन्न प्रकार के लेखा हैं, जैसे सबसे पहले करंट अकाउंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जैसे चालू लेखा, खाता नहीं, करंट अकाउंट जो खाता होता है वो बैंक में होता है, यहाँ हम लेखा की बात कर रहे हैं, राइट नाउ। सो सर साइंस की क्लास अब नहीं होगी क्या? भाई तुम्हें मैडम ने बता के गए होंगे कि मैडम आउट ऑफ द टाउन है और रवि सर है नहीं, इसलिए साइंस की क्लास नहीं हुई। तो अब मैम ने बताया मंडे से क्लास होगी। तुम लोग यार क्या बिल्कुल ही उल्लू हो कि तुम लोग कुछ समझने की कोशिश नहीं करते? क्या तुमने पैसा दे दिया तो उसके अलावा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? ये बताओ तो हमें, है। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोगों को। मैडम ने साफ साफ कहा कि मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि आई एम गोइंग आउट ऑफ द टाउन, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई। अब ये जो वो उल्लू बच्चे हैं जो कभी कभी लाइव लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते, उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। अबे यार हद कर दी तुम लोगों ने। सबसे पहले एक करंट अकाउंट होता है और दूसरा कैपिटल अकाउंट, पूंजी लेखा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए एक होता है करंट अकाउंट, चालू लेखा, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, पूंजी लेखा। इसी प्रकार से करंट अकाउंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक और बहुत छोटा सा अकाउंट होता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट, जिसे हम कहते हैं वित्तीय लेखा। सो दिस इज द अनदर अकाउंट कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंट, वित्तीय लेखा। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। सो विकेश कुमार बता देंगे आपको थ्योरी ऑफ ड्रेन क्या है। तो देखिए, भुगतान संतुलन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आरबीआई के पास ये तीन टाइप्स के अकाउंट्स हैं। एक तो हो गया करंट अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट, और एक छोटा सा अकाउंट दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंट। तो एक क्वेश्चन तो एग्जाम का यहीं से निपट गया कि जो करंट अकाउंट है, जो चालू लेखा है, उसमें एक क्वेश्चन तो यहीं से निपट गया कि जो भुगतान संतुलन है, जो 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 बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन में कौन कौन से अकाउंट होते हैं या इनमें से कौन सा अकाउंट नहीं होता है। तो अगर आपको पता चल गया कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो भुगतान संतुलन है, उसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, वित्तीय लेखा होता है, तो आप एक क्वेश्चन तो यहीं से टिक कर देंगे। चलिए दोस्तों और डिस्कशन करते हैं। अब डिटेल में चलते हैं कि आखिर जो करंट अकाउंट है, चालू लेखा है, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या होता है और फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले जो आइटम इंक्लूड होता है वो होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ
गुड्स, हिंदी में वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। हिंदी में वस्तुओं का आयात तथा निर्यात। दोस्तों जो वस्तुओं का आयात तथा निर्यात है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, वो यहाँ शामिल होता है। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को ही हम कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, अर्थात जो दृश्य मदें होते हैं, जो विजिबल आइटम्स होते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। राइट। तो दोस्तों जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स हैं, दृश्य मदें हैं, उनके आयात निर्यात यहाँ पर शामिल होते हैं। देखो एक रजत लड़का है, ये पूछ रहा है सर जी प्लीज बताएं टोटल कितने लेक्चर होंगे इकोनॉमिक्स के। भाई ये जानकर आप क्या करेंगे रजत साहब, पहले आप हमें इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या यहाँ पर क्लास नहीं चल रही? क्या यहाँ पर मैं बकवास कर रहा? क्या यहाँ पर मैं टाइम पास कर रहा कि यहाँ पर आप लोगों को फिजूल में पढ़ाया जा रहा? क्या यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड बातें नहीं हो रही? ये क्या बेहुदा बकवास सवाल पूछते हो बे तुम लोग कि सर प्लीज बताएं टोटल कितने लेक्चर्स होंगे इकोनॉमिक्स के। भाई ये जानकर क्या करोगे तुम? मैं कह दूंगा 10 लेक्चर होंगे, तो फिर तुम्हें कितना क्या खुशी प्राप्त हो जाएगी। अबे तुम लोगों को जब भी मुझसे कोई डिस्कशन करना है तो सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किया करो। राइट। सिर्फ मुझे क्वेश्चंस सुनने कमेंट में पसंद है, इसके अलावा और कोई मुझे कमेंट नहीं चाहिए यहाँ वहाँ का। अब ये हमारा तरीका है, पसंद आए तो इसको फॉलो करो, नहीं आए तो तुम्हारी मर्जी। दोस्तों सिर्फ आप हमसे क्वेश्चंस पूछिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। और तो और अगर मैं मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस कर रहा हूँ तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछिए, मैं हमेशा उसका जवाब दूंगा। लेकिन तुम ये बकवास सवाल मत पूछो मुझसे कि सर कितने लेक्चर होंगे, क्या होगा। क्यों भैया, क्या करना तुम्हें, कि क्या मतलब है तुम्हारा? भाई ये सब बातें क्या बता दूं मैं तुम्हें, 20 लेक्चर होंगे और मान लो बहुत ज्यादा मन लग गया तुम लोगों को पढ़ाने का, बहुत बढ़िया तुम लोगों ने सवाल पूछे तो मैंने 30 लेक्चर ले लिए, फिर क्या होगा? तो क्या ये कहोगे सर डंडा करोगे, सर तुमने 10 लेक्चर ज्यादा ले लिए। और मान लो तुम लोग बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ रहे, कोई सवाल नहीं पूछ रहे, कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, तो मैं मान लो 15 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। तो ये क्या बेफिजूल की बातें करते तुम लोग कि कितने लेक्चर होंगे, क्या होगा। आई एम अ वेरी डेडिकेटेड टीचर, आई ओनली वांट दैट in my class the student should ask questions. Apart of questions, I'm not here to discuss any other things. So this is the bullshit question and it is not answerable in my class. So please ignore typing these kind of comments and these kind of messages in my class particularly, right? So शायद मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा कि आई एम वेरी सीरियस while I am discussing in my class. जब मैं क्लास के बाहर तुम्हें कहीं मिलूंगा तो मेरा नेचर और एटीट्यूड पूरा अलग होगा, लेकिन ड्यूरिंग क्लास मुझे सिर्फ क्लास में इकोनॉमिक्स की बातें करना पसंद है। और ये तुम इकोनॉमिक्स से ही संबंधित पूछ रहे हो कि कितने के लेक्चर होंगे, करोगे क्या जानकर ये बताओ भाई। कितने लेक्चर होंगे ये हम बताएंगे, ये हम जानते भाई। लेक्चर हमें लेना है तुम्हें लेना भाई, पढ़ाना हमें है। हम 10 लेक्चर में पढ़ाएं, 20 में पढ़ाएं, 100 में पढ़ाएं, क्या मतलब। हाँ ये बात है कि कोर्स समय पे खत्म करें, कोर्स बहुत बढ़िया खत्म करें, कंटेंटफुल ज्ञान होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए। भाई ये चाहिए कि ये बकवास चाहिए कितने लेक्चर होंगे या क्या। कोई भी बंदा कान खोल के सुन ले या सबको बता दो कि मुझे सिर्फ ये पसंद है कि क्लास में क्या डिस्कशन हो, कितनी क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाएं, राइट नाउ। तो दोस्तों आगे चलते हैं। सो दोस्तों देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सबसे पहला अकाउंट होता है उसे कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो सबसे पहले आइटम हम इंक्लूड करते हैं वो करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसे हम कहते हैं विजिबल आइटम्स और हिंदी में कहते हैं दृश्य मदें। जो हिंदी में लिखते हैं वो मुझे सुन सुन के लिखा करें, उसे कहते हैं दृश्य मदें। तो जो भी दृश्य मदें हैं, जो भी विजिबल आइटम्स हैं, जैसे मान लो ये कैमरा मैंने जापान से इंपोर्ट किया तो उसे कहेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मान लो ये एयर कंडीशनर मैंने चाइना को एक्सपोर्ट किया, सो इसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सो अब देखो रजत इतना बेहुदा लड़का है कि मैंने इसको इतना समझाया लेकिन इसका रिप्लाई एक भी ये भी नहीं आया कि जी सर। सो अब देखो भाई, मतलब एटीट्यूड देखो तुम आजकल के बच्चों का। मतलब ये बच्चे भूल गए कि यहाँ पर टीचर खड़ा है और टीचर इज हैविंग द होल राइट टू स्कोल्ड यू, होल राइट
टू टेल एनीथिंग टू यू। एनीथिंग का मतलब ये नहीं कि अब मैं गालियां देने लगूं। सो एनीथिंग टू यू मतलब आप टीचर्स कैसे हुआ करते थे भाई, हमारे स्कूल टाइम पे डंडा हुआ करता, दैट चिपकाते थे। लेकिन आजकल बच्चों ने एडुकेशन को, बच्चों ने क्या, देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स इन आवर कंट्री जिन्होंने हमारे एडुकेशनल सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया। और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट करना जानते ही नहीं है कि नहीं। सो बस दैट इज द पार्ट मिसिंग। सो बट दैट इज नॉट, दैट कैन नॉट बी मिस्ड इन माई क्लास, इन माई लाइफ, बिकॉज अभी भैया अपन पढ़ाना वढ़ाना ये नहीं कि नौकरी वोकरी की तैयारी कर रहे थे, कहीं अटेम्प्ट मारे, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, आ गए पढ़ाने लगे। There are thousands of people who are doing that in our country, yes or not? लेकिन यहाँ पर the motto of my class is only this कि भाई I'm an educationist only, so I'm an educationist, और not ऐसा भी कि भैया simply सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ लिया चले आए पढ़ाने लगे। भाई I have done my whole studies and I have done lots of things to teach, and this is the only passion, that's why I'm standing in front of you and talking and teaching to you guys, right? So अभी इस लड़के को ये भी नहीं कि कैसे इस सर के स्टेटमेंट्स का रिगार्डफुल जवाब दें। सो एंड आई डोंट होप दिस काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों, चलिए। सो जो करंट अकाउंट है इसमें सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं किसे, तो इसमें हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बोले तो वस्तुएं, बोले तो दृश्य मदें, बोले तो विजिबल आइटम्स की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को यहीं पर हम लोग शामिल करते हैं। क्या, तो यहीं पर हम लोग शामिल करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का आयात निर्यात। तो जो भी सेवाओं का आयात निर्यात हो रहा है वो भी हम यहीं पर शामिल करते हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोले तो सेवाओं का आयात एवं निर्यात। तो जो भी सेवाओं का आयात निर्यात हो रहा है वो भी यहीं पर इंक्लूड होता है, राइट नाउ। सो इसके अलावा यहीं पर क्या प्रॉब्लम है दीपक भाई, टाइमिंग में बताइए जरा मुझे। जल्दी बताइए क्या प्रॉब्लम है टाइमिंग में, शायद सॉल्व कर सकता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहीं पर इंक्लूड होता है द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। तो जो अदृश्य मदें हैं, जो इनविजिबल आइटम्स हैं, उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी यहीं पर शामिल होते हैं। तो जितने भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, जो भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, सर इसी समय इंग्लिश भी स्टार्ट हो गया है। तो ये बात तो आपकी सही है दीपक भाई, लेकिन अब टाइम भी इतना ही लिमिटेड है। तो अब जब लिमिटेड टाइम है तो लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही किया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं इसका अगर कोई ऑप्शन हमें मिलता है तो बिल्कुल ढूंढेंगे, सही। सो हम भी ज्वाइन किए हैं, केवल एक बार फिर से बता दीजिए सर प्लीज़, हम अभी ज्वाइन किए हैं। अच्छा जी, देखो अब निशांत कुमार जी आ गए, महान अनुभव। अब ये क्या कह रहे, सर प्लीज़ हम अभी ज्वाइन किए हैं, केवल एक बार फिर से बता दीजिए। मतलब इनने मुझे इतना बावला समझ रखा कि अब मैं फिर से जो मैंने क्लास 3:30 पे 3:32 33 34 35 पे शुरू करी, अभी 3:50 हो रखा, मतलब 15 मिनट की क्लास को एक बार फिर से इन्हें बता दो। अबे कुछ तो शर्म करो बे। छोड़ो तुम। अब तुमने लेट ज्वाइन किया तो तुम बाद में पढ़ लेना, राइट ना। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भुगतान संतुलन है, इसी के करंट अकाउंट में और क्या शामिल होता है, तो इसी के करंट अकाउंट में शामिल होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो जो सेवाएं हैं उनके आयात और निर्यात को हम यहीं पर शामिल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक और आइटम शामिल होता है, और यहीं पर शामिल होता है क्या, तो यहां पर शामिल होता है एक्सपोर्ट, यहीं पर शामिल होता है फैक्टर इनकम, साधन आय। अब देखो मुझे पढ़ाना कितना आसान हो जाएगा, कैसे वो देखिए। फैक्टर इनकम मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि साधन आय क्या होता है। तो मैंने कहा था कि जो फैक्टर इनकम है, जो साधन आय है, वो क्या होता, तो आप लोग याद करिए कि मैंने लास्ट क्लास नेशनल इनकम में बताया। साधन आय का मतलब है कि जो भी रेंट है, जो भी ब्याज किराया है, जो भी इंटरेस्ट है मतलब ब्याज है, जो भी रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट है, जो भी लाभ है, जो भी वेजेस हैं, मजदूरी हैं, इन्हें हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं फैक्टर इनकम।
इन्हें हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं साधन आय। तो यहाँ पर फैक्टर इनकम और साधन आय भी शामिल होता है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी तो आप बात कर रहे थे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में जो आ रहा है जा रहा है, तो भाई ये रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ये यहाँ क्या कर रहे, तो यहाँ फैक्टर इनकम का क्या मतलब है। तो देखो दोस्तों बढ़िया तरीके से समझाते हैं और नेशनल इनकम की क्लास को इस टॉपिक के साथ कनेक्ट करते हैं। कैसे दोस्तों, एक मैंने आपको टर्म पढ़ाया था, याद करिए, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो मैंने आप लोगों से NFIA में कहा था कि NFIA का मतलब है कि जो भी विदेशों से फैक्टर इनकम साधन आय आता है उसे प्लस कर दो, जो भी हमारे देश से विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां फैक्टर इनकम ले जा रही हैं उसे माइनस कर दो। तो मैंने कहा आप लोगों को NFIA में और NFIA का यूज बताया कि डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दो तो नेशनल बन जाता है। लेकिन देखो टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना एक कला है। इस कला को समझिए आप लोग कि अगर मैं वहां पर आपको ये सब करंट अकाउंट ये सब चीजें बताने लगता तो कुछ समझ में नहीं आता। वहां पे सिर्फ मैंने आपको NFIA का फुल फॉर्म बताया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सिर्फ मैंने आप लोगों को NFIA का कैलकुलेशन बताया कि जो विदेशों में भारत के लोग या भारत की कंपनीज यहां पर जो फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट कमा के भेजें, प्लस इंडिया से विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां फैक्टर इनकम यहां से ले जाएं, माइनस जो बच जाए उसे NFIA। और मैंने वहां पर आपको NFIA का यूज बताया कि अगर डोमेस्टिक में NFIA जोड़ दो तो उसे नेशनल कहते हैं। लेकिन अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक बढ़िया बात बता रहा हूं कि भाई कितना फैक्टर इनकम, कितना साधन आय विदेशों से भारत में आया, कितना साधन आय भारत से विदेशों में गया। भैया कितना फैक्टर इनकम विदेशों से भारत में आया, कितना फैक्टर इनकम भारत से विदेशी लोग या कंपनी ले गए, इनका कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा या नहीं होगा। भाई कितना फैक्टर इनकम विदेशों से आता है या कितना फैक्टर इनकम विदेशों को जाता है, इसका कोई ना कोई भारत में एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में ये चीजें शामिल होती हैं। तो जितने भी फैक्टर इनकम, मतलब आप लोगों ने आज एक और बढ़िया बात समझ ली कि जो NFIA कैलकुलेशन होता है इसका रिकॉर्ड कहां होता है कि भाई कितना फैक्टर इनकम आया, कितना फैक्टर इनकम गया, तो इसका रिकॉर्ड RBI के बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में होता है। मुझे लग रहा है अब आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से समझने लग रहे हैं। और आने वाले समय में वंस आई विल कंप्लीट द होल इकोनॉमिक्स, तो बेटा तुम सब लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी सुधर जाएगी, ये गारंटी है, नोट कर लो इस बात को। तो अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी सुधार के ही रहेंगे। कंडीशन अप्लाई के बीच में बकवास सवाल नहीं आने चाहिए, मतलब बकवास बातें नहीं आनी चाहिए। सवाल कुछ भी हो, कोई बकवास नहीं होता। तो आप सवाल चाहे छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, टेढ़ा, मेढ़ा, जैसा सवाल पूछना है पूछो, लेकिन बकवास नहीं हमारी क्लास में। क्योंकि हमारा शुरू से ये स्टाइल है कि क्लास में कोई बकवास नहीं कि ये दे दो वो दे दो, हाँ, या फिर ये क्या बोलते हैं, जो देना है वो हम देंगे, वाई यू वरिंग अपार्ट ऑफ दैट कि कितना कब खत्म होगा, क्या बचा क्या नहीं बचा, दैट इज माय वर्क यार। कुछ तो हम पे छोड़ दो, है कि नहीं। जैसे पापा मम्मी का काम है तुम लोगों के लिए कि पापा काम करने जाते, मान लो किसी की मदर भी काम करने जाती और आप लोगों को पैसे देते जिससे आप लोग कोचिंग ले रहे, आप लोग पढ़ रहे, तो आप लोगों की बात, बस आप लोगों का काम क्या है मम्मी पापा की ओर के लिए कि आप लोग अच्छी तरह पढ़ें, और हमारे लिए हमारा काम क्या है कि हम आपको अच्छी तरह पढ़ाएं, और आपका काम क्या है आप हमसे अच्छी तरह पढ़ें। बस अपने अपने काम को फॉलो करो, तुम्हारा 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 डेस्टिनेशन, तुम्हारा जो सक्सेस है वो तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। राइट नाउ सो दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये, अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए ये फैक्टर इनकम यहाँ क्यों है और इसका क्या प्रयोग है और ये किस लिए यहाँ पर है। तो दोस्तों अब देखते हैं यहीं पर एक और चीज शामिल होती है जिसे हम कहते हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स। एवरीबॉडी, जिसे हम कहते हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स या इसी को कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल पेमेंट्स या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हिंदी में कहते हैं हस्तांतरित भुगतान।
हस्तांतरित भुगतान, यूनिलेटरल पेमेंट्स या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। हस्तांतरित भुगतान, अब ये यूनिलेटरल पेमेंट्स या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, यूनिलेटरल पेमेंट या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब है, अभी रटना कुछ भी नहीं है मेरी क्लास में, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। यहां पे देखिए क्या लिखा है, यूनी, तो यूनी का मतलब है सिंगल, सिंगल का मतलब होता है एक तरफा, लेटरल का मतलब है साइडेड, और पेमेंट। तो दोस्तों यूनिलेटरल पेमेंट, हस्तांतरित भुगतान का मतलब होता है एक तरफा भुगतान। हस्तांतरित भुगतान का मतलब होता है एक तरफा भुगतान, बोले तो यूनिलेटरल पेमेंट्स। अब भाई एक तरफा भुगतान, यूनिलेटरल पेमेंट्स का मतलब होता है कि जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाए लेकिन वापस ना आए, या जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आए लेकिन वापस ना जाए, उसे कहते हैं यूनिलेटरल पेमेंट्स। दोस्तों यूनिलेटरल पेमेंट्स, हस्तांतरित भुगतान का मतलब होता है एक तरफा भुगतान। हस्तांतरित भुगतान का मतलब होता है कि वन साइडेड पेमेंट का मतलब होता है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाए लेकिन वापस ना आए, उसे हम बोलेंगे एक तरफा भुगतान, उसे हम बोलेंगे यूनिलेटरल पेमेंट्स, राइट। जैसे रटो नहीं, मतलब जैसे हमने, इंडिया ने किसी देश को कुछ दिया, पेमेंट दी लेकिन वापस नहीं ली, या किसी देश से हमारे पास पेमेंट आया लेकिन हमने वापस नहीं दिया, तो उसे बोलेंगे यूनिलेटरल पेमेंट। और इसका दोस्तों एग्जाम्पल होता है यूनिलेटरल पेमेंट का गिफ्ट्स, इसका एग्जाम्पल होता है ग्रांट्स। सो गिफ्ट एंड ग्रांट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिलेटरल पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ तो जरा देख लें। जैसे दोस्तों 1947 में, 1947 में भारत आजाद हुआ। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत में खाने के लाने थे, भारत में खाने के लाने थे, इसका मतलब भारत में वीट राइस भी नहीं थे। अब भारत में जब वीट राइस भी नहीं थे तो इसका मतलब है यूएस ने उस समय हमें वीट और राइस दिए। जब यूएस ने हमें वीट और राइस दिए, जब यूएस ने हमें वीट और राइस दिए जो हमसे आज तक वापस नहीं मांगे, तो इसे हमने कहा यूनिलेटरल पेमेंट्स। 2015 में नेपाल में एक अर्थक्वेक आया, नेपाल में एक आपदा आई। जब 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया, नेपाल में आपदा आई, तो 2015 में भारत ने नेपाल से कहा, लो बेटा नेपाल, इतने लाख करोड़ की ग्रांट्स और अपने देशवासियों की सेवा करो और इन्हें इनकी समस्याओं से इजाद दिलवाओ। तो क्या भारत ने यह कहा कि सुनो नेपाल, जब इंडिया में अर्थक्वेक आए तो तुम भी हमें पैसा देना? कैसा कहा? नहीं। तो इसे बोलेंगे यूनिलेटरल पेमेंट। मतलब एक वो भुगतान जो सिर्फ एक तरफा होता है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाए लेकिन वापस ना आए, या जो हमारे देश में आए लेकिन वापस ना जाए, उसे कहेंगे यूनिलेटरल पेमेंट्स। दोस्तों ये एंट्रीज हैं करंट अकाउंट की, और ये चीजें शामिल होती हैं करंट अकाउंट में। अब देखिए एक हाई लेवल क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन, कि इन विच अमंग द फॉलोइंग, ऐसे लिखा था ऊपर कि विच अमंग द, लिखा था द बैलेंस ऑफ पेमेंट, नीचे लिखा था कि कि इट इंक्लूड, नहीं, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा था, विच अमंग द, लिखा था इन रिलेशन विद द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष के या भुगतान संतुलन के चालू लेखा के संदर्भ में। अब लिखा था ए, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हैपनिंग बिटवीन वन कंट्री टू अनदर। इसमें एक देश और दूसरे देश, एक देश या दूसरे देश से, एक देश या दूसरे देश से संबंधित जो आयात और निर्यात होता है। दूसरा ओके सोनू, दूसरा लिखा था इसमें इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम, इसमें साधन आय शामिल होता है। तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और फिर नीचे लिखा था विच अबव द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन विद द करंट अकाउंट। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन भुगतान संतुलन के चालू लेखा से संबंधित नहीं है? तो अब नीचे लिखा था ओनली ए, बी, ओनली बी, डी ओनली, समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब है अगर आप लोगों को ये सारी चीजें पता हैं कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो वो सारी चीजें शामिल, तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो रही हैं जैसे जैसे क्लास चल रही है। मैंने नेशनल इनकम की पीडीएफ, अबे सोनू 4 बार तो मत लिख, मैंने एक बार में ही बोल दिया, ओके। अब आपको पीडीएफ नहीं मिली तो
हाँ ओके, 4-5 बार और लिखो, और लिखो बेटा, मुझे एक बार में दिखता नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, वो क्या, ओके, एक दो चार बार और लिखो बेटा सोनू, हमें दिखा नहीं अभी तक क्या लिखा आपने, 4-5 बार लिखो तो हमें दिखाई देगा। अब दोस्तों ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में, राइट नाउ। अब चलते हैं और जरा देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं तो जरा देखिए। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले शामिल होता है बोरोइंग ट्रांजैक्शंस। बोरोइंग ट्रांजैक्शंस का मतलब है ऋणों का लेन देन। बोरोइंग ट्रांजैक्शंस का मतलब है ऋण संबंधी लेन देन। दोस्तों जो ऋण संबंधी लेन देन होते हैं वो यहाँ कैपिटल अकाउंट में शामिल होते हैं। जैसे कि सुबह मैं बता रहा था कि आईएमएफ से इंडिया ने लोन लिया, या मान लो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, या मान लो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया, या मान लो नहीं, 4-5 बार और लिखो सोनू, मैं देख नहीं पाया तुम्हारा मैसेज और मुझे एक बार में दिखता नहीं है मैसेज कोई भी। दोस्तों इसके अलावा जैसे इंडिया ने नेपाल को लोन दिया, इंडिया ने भूटान को लोन दिया, तो इस तरीके से जो भी लोन्स रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी ऋण संबंधी अंतरराष्ट्रीय लेन देन है, वो सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में शामिल होता है। तो भाई इंडिया ने विदेशों से कितना लोन लिया, इंडिया ने किसी भी देश को कितना लोन दिया, तो जो बोरोइंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो ऋणों का लेन देन है, वो सारी चीजें यहां पर शामिल होती हैं और उसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट, उसे हम बोलते हैं चालू लेखा, राइट नाउ। इसके अलावा यहीं पर शामिल होता है क्या, गोल्ड एंड। अच्छा आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो भी हिंदुस्तान में गोल्ड है, स्वर्ण है, या जो भी हिंदुस्तान में फॉरेन करेंसीज हैं, तो जो भी हिंदुस्तान में गोल्ड है या जो भी हिंदुस्तान में फॉरेन करेंसीज हैं, विदेशी रिजर्व हैं या विदेशी मुद्राएं हैं, नहीं, तो अब ये लिख रहा है मैं पागल नहीं हूं, डेली टाइम्स कोचिंग में कॉल करता हूं, वो बोलते हैं मिल जाएगा, लेकिन अब तक नहीं मिला। लेकिन सोनू तू इतने बार मैसेज कर रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तूने 8 मैसेज किए, तो मुझे तू एक नंबर का पागल ही लग रहा। ठीक है भाई, सुन अब मेरे से। अब जैसे इसने एक ही मैसेज को 8 बार किया, तो अब मुझे तो इस तरीके के तेरे एटीट्यूड से तू एक नंबर का पागल ही लग रहा है ना। तू टाइम्स कोचिंग में कॉल करता है किस लिए, नोट्स क्या वो तेरे घर पोस्ट करेंगे क्या? नोट्स बाकी जरा बताओ आप, इनमें से जो इतने बच्चे हैं जरा टाइप करके मुझे एक बार लिख के दिखाएं और सोनू को बताएं कितने लोगों को नोट्स मिले या कितने लोगों को नहीं मिले। ऑल द टीचर्स आर प्रोवाइडिंग देयर रेस्पेक्टिव नोट्स एज दे आर, क्या लिखा तूने, पागल साले तू है बेटा, यही उम्मीद थी तुमसे, हाँ यही उम्मीद थी। थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान करे तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम्हें तुम्हारी तरक्की दिलवाए। थैंक यू सो मच सोनू जी, थैंक्स अलॉट, थैंक्स टू सोनू। दोस्तों इसने बोला पागल साले तू है, तो बहुत अच्छा बोला आपने सोनू, थैंक यू सो मच। नाउ दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में जो भी गोल्ड है भाई, पूरे हिंदुस्तान में, कोई बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो भी गोल्ड है, स्वर्ण है या जो भी फॉरेन करेंसीज हैं, इसका रिजर्व, यही मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि आजकल टीचर्स को बच्चे को समझते ही नहीं है ना। बोल रहे हो मुझे नहीं मिला, बोल रहा हूं मुझे नहीं मिला। सोनू अब भाई थैंक्स पहले तो कि तुमने मुझे पागल बोला और तुमने साले भी लगाया उसके आगे। अब मैं देखता हूं कि मुझे इसके बाद क्लास के बाद क्या करना है ना। तूने लिखा पागल साले तू है, बहुत अच्छा बोला है ना, थैंक यू सो मच। तो कोई नहीं, गालियां खाने के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। चलो भाई दोस्तों, अच्छा लगा कि आज यही दिन देखना था मुझे कि मेरे स्टूडेंट मुझे साले वाले करके बोलेंगे। चलो भाई,
गोल्ड रिजर्व, गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व, भाई इसका नंबर निकलो। सो गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज रिजर्व, तो पूरे हिंदुस्तान में जितना भी गोल्ड है, इतनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, तो इनका रिजर्व आप लोगों ने सुना होगा कि आरबीआई किस अकाउंट में रखता है। तो पूरे हिंदुस्तान में जितना भी गोल्ड है, ठीक है निशांत भाई, लेकिन एक दो हो तो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि इसे तो ब्लॉक करेंगे ही करेंगे, लेकिन जरा देखें कि इसकी ये ऐसे बोलेगा कि साले वाले बोलेगा। इसने बोला मैं पागल नहीं हूं, तो मैंने कहा भाई तुम पागल ही लग रहे हो ऐसे। और फिर से बोल रहा हूं, अगर तू किसी टीचर को साले बोल सकता है तो इसका मतलब भाई तू पागल ही है ना। लेकिन अब मैं बोल नहीं रहा हूं सर, मैं इरिटेट हो गया हूं, सुबह से कॉल करता हूं, डेली कॉल करके हूं, पर मुझे पीडीएफ नहीं मिला। हाँ भाई, उनने तेरे घर नहीं भेजा ना, उनने तेरे घर नहीं भेजा हो तो ये घर भेजना चाहिए। बात कराओ उससे मेरी, अरे बात करेंगे, बात कराओ। नाउ थैंक्स सोनू अगेन। चलो भाई लग जाते हैं अपने काम पर। अब ये पढ़ाने का सिला ऐसे मिलना था कभी, तो भाई मैं कभी पढ़ाता ही नहीं ज़िंदगी में, और कभी ये यूज़ ही नहीं करता। नाउ दोस्तों, गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व, पूरे हिंदुस्तान में जो भी गोल्ड है और जो भी स्वर्ण है, पूरे हिंदुस्तान में जो भी गोल्ड है और जो भी फॉरेन करेंसीज हैं, लो बात करो। तो इसका कमेंट निकाल के देखो ना, ये कौन सा सानू है। जल्दी लगाओ उसको, मुझे कॉल करो अभी के अभी। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में जो भी गोल्ड है या जो भी विदेशी मुद्राएं हैं, तो जो भी गोल्ड है या जो भी विदेशी मुद्राएं हैं, जो भी गोल्ड है या जो भी विदेशी मुद्राएं हैं, इनका रिजर्व, इनका आरक्षण, तो पूरे हिंदुस्तान में जो भी गोल्ड है और जो भी फॉरेन करेंसीज हैं, इनका रिजर्व, इनका रिजर्व भाई वो इस जरा कॉल लगाओ उनको। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में जो भी गोल्ड है, जो भी फॉरेन करेंसी है, इसका रिजर्व, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो भी पूरे हिंदुस्तान में गोल्ड होता है या जो भी फॉरेन करेंसीज हैं, इसका रिजर्व हमेशा किसके पास होता है? इसका रिजर्व हमेशा आरबीआई के पास होता है। तो आज आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिए कि इस दुनिया में टीचर की भी रिस्पेक्ट नहीं है। अब मैं क्या पढ़ाऊं, किस तरीके से पढ़ाऊं। लो भाई, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इसका सोनू का नंबर निकाल के दो, मुझे बात करो इससे ना लाइव। हाँ हाँ हाँ, एक लड़का है, देखो इसके जो मैसेजेस आ रहे हैं इस समय, जो इसने अभी कमेंट किया, तो इससे मेरी बात कराओ और इसको पहले मेरी बात कराओ, फिर इसको ब्लॉक करो ना, ठीक है। हाँ मेरी बात कराओ इससे। ओके, यस महेंद्र तेतरवाल, जैसे ये कह रहे हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग नोट्स विद लाइव क्लास, एवरी स्टूडेंट मस्ट डू इट, इट विल हेल्प योर प्रिपरेशन। भाई कभी तुम लोगों ने क्या अपने मम्मी पापा इन सब से नहीं सुना कि अपने नोट्स बनाओ, ये करो वो करो, उसके बावजूद भी तो हम लोग आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ्स दे रहे हैं। जितने मैंने आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ाए उसके पीडीएफ मैंने अवेल कराए। सिर्फ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का पीडीएफ मैंने आपको हिंदी में देना बाकी है, और वो पीडीएफ मैं आपको दूंगा। अगर सोनू जैसे बच्चों को अगर मान लो पीडीएफ नहीं मिल रहे, तो पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि हमने तो पीडीएफ ऑलरेडी डाल रखे हैं। और मान लो पीडीएफ मिले
पीडीएफ ना मिले, लेकिन यार इतना वंडरफुल डिस्कशन हो रहा है और उस डिस्कशन के समय तुम बीच बीच में बोल रहे। पहले तो इसने 8 बार मैसेज किया, 8 बार मैसेज किया और अपने आप लिखा कि सर मैं पागल नहीं हूं, मैं इतने बार उनको कॉल करता हूं, ये करता हूं। फिर इसने लिखा पागल साले तू होगा। अभी बताते हैं भाई तुझे, रुक जा। ना ठीक है भाई। तो दोस्तों सही है। पूरे, चलो लीव इट ऑफ। पूरे हिंदुस्तान में जो भी बोरोइंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी ऋणों का लेन देन है, वो सारा कैपिटल अकाउंट में शामिल होता है। इसी तरह से यहाँ पर गोल्ड और फॉरेन करेंसी है, इसका रिजर्व भी यहीं पर शामिल होता है। इसके अलावा एक होता है एफडीआई। तो एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। और यहीं पर होता है एफआईआई, इसे बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसे बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हिंदी में बोलते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। पूरे हिंदुस्तान में जो भी एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, पूरे हिंदुस्तान में जो एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेशक, ये हैं। तो इन दोनों को शामिल करते हैं कैपिटल अकाउंट पूंजी लेखा में। आखिर दोस्तों एफडीआई क्या होता, एफआईआई क्या होता, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा, तकरीबन हम लोग 30 मिनट हम लोग एफडीआई और एफआईआई पर डिस्कशन करेंगे और वंडरफुल ज्ञान दूंगा आपको कि एफडीआई क्या है और एफआईआई क्या है। राइट। रोहित कुमार एफडीआई हिंदी में भी पीडीएफ देंगे। वायु वरिंग, मैंने कहा था कि बस मुझे हिंदी में मेरे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन नेशनल इनकम है, अभी भी दे सकता हूं। लो अभी के भी डाउनलोड करो चैप्टर, अभी के भी डाउनलोड करो बेटा। भरत बैंकिंग, ये मेरा एक ब्लॉग है, bharatbanking.blogspot.in, अभी के अभी डाउनलोड करो bharatbanking.blogspot.in। लो देख लो मैंने तुम लोगों को पीडीएफ क्यों नहीं दिया। bharatbanking.blogspot.in, दिस इज माय ओन ब्लॉग। और यहाँ पर मैं अब मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पर मैंने बहुत बढ़िया से सारे नोट्स के पीडीएफ हिंदी में और इंग्लिश में पहले से ही डाल रखे हैं, ना कि अभी से कई सालों से। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो नोट्स हैं ये अपडेटेड नोट्स नहीं हैं। आप जरा वहां पे देखिए, मैंने नेशनल इनकम का जो एग्जाम ओरिएंटेड मसाला है वो पहले ही डाल रखा है अपने ब्लॉग में, लेकिन अब तुम लोगों को ब्लॉग नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अब मैं जीएस स्पेशल क्लास ले रहा हूं आप लोगों की। तो स्पेशल का मतलब है कुछ अच्छी चीजें, कुछ नई चीजें मिलनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान मिलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट्स मिलने चाहिए। दोस्तों जिसके पास नेशनल इनकम के नोट्स होंगे तो और जिन के पास जो टॉपिक हुआ, तो मैंने जो टॉपिक आपको करवाता जा रहा हूं ये सारे नोट्स दे रहा हूं। और ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट्स जो आपको ना तो किसी क्लासरूम में मिलेंगे और ना तो आप कभी इतने कम फीस में, इतने कम नहीं, इसके 5 गुना फीस में पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ढूंढ के ला दो तो बेटा तुम्हें हम 50 गुना फी वापस करेंगे। ये गारंटी है। यहां पर बोल रहा हूं कि बेटा इसलिए तुम्हें नोट्स मैंने नहीं दिए। मैं कहता ये लो ब्लॉग ले लो, आज नोट सारे के सारे लूट लो। बेटा bharatbanking.blogspot.in, अभी के अभी इसको खोलो और वहां पे लिखो कि वहां पे देखो कि आपको हिंदी इंग्लिश सारे के सारे नोट्स मैंने अपने वहां पे लिख रखे हैं। लेकिन थिंग इज दैट कि वो नोट्स मैं चाहता हूं कि उससे भी अच्छे नोट्स आपको बना के दूं। तो इंग्लिश में तो मैंने बना लिए, मैंने क्या मेरा कोई स्टूडेंट है और उसने बना के दिए, तो मैंने वो आप लोगों को दे दिए। अब मैं हिंदी के भी नोट्स बढ़िया तरीके से मैं सोच रहा हूं बनाऊं और आप लोगों को दूं। इसलिए मैंने नेशनल इनकम के हिंदी के नोट्स अवेलेबल नहीं कराए। दिस इज द रीजन। क्यों? अच्छा करने के चक्कर में आप लोगों को नोट्स नहीं दिए। अगर तुम लोगों को अच्छे नोट्स चाहिए, थोड़ा इंतजार कर लो। इंतजार का मतलब ये नहीं कह रहे कि 1 महीने
देंगे, बात देंगे, हमने तो कहा था कल दे देंगे, लेकिन कल टाइम नहीं मिला, तो आज देखो अब कल संडे है तो हम आज शाम को बैठकर या कल बनाएंगे और हिंदी के नोट्स भी आपको देंगे। सो तुम लोग पता नहीं किस तरीके से क्या बात कर रहे हो सर, अपडेटेड नोट्स ही दीजिए। इसीलिए पप्पू कुमार मैंने ये बात ये ब्लॉग ना बताया, ना बताना चाहता, ना ये कह रहा हूं कि यहां से डाउनलोड करो। तो भाई सोनू, तुम्हें अगर नोट चाहिए तो तुम लो, अभी के अभी लो, डाउनलोड कर लो। लेकिन हर एक टीचर के नोट्स टीचर अपने हिसाब से देगा। मुझे लगता है टाइम्स कोचिंग फैमिली आप लोगों को इतना ढेर सारा ज्ञान बांट रहा है, ये देखो बोर्ड भरा पड़ा, इतना ज्ञान बांट रहा हो, तुम लोग पीडीएफ चिल्ला रहे। अरे भाई पहले तुम इस काम पे ध्यान दो कि जो टीचर पढ़ा रहे वो पूरा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तुम लोगों को किस टाइप की स्टडी चाहिए। अरे भाई हम टीचर हैं, हम तुमसे ज्यादा जानते कि हमें तुमसे क्या करवाना है, तुम्हें कितना पढ़ना है, यस और नॉट। हम तुमसे और ज्यादा जानते कि क्या करवाना है क्या पढ़वाना। भाई इसका नंबर निकालो यार, तुम लोग इतनी देर में नंबर नहीं निकाल पाए हैं। हाँ तो ये दूसरा सोनू का निकालो ना, इसने मैसेज किया। सो दोस्तों दिस इज द पॉइंट कि आप लोग से नहीं मिले सर, अब तो तू बोल मत सोनू, तेरे ये लास्ट कमेंट चल रहे हैं, तेरा लास्ट सेशन चल रहा है, तुझे अभी के अभी ब्लॉक करेंगे टाइम से। और क्योंकि पहले तू तमीज सीख और आज के बाद तुम टाइम से हमेशा के लिए तुम्हारा नाता खत्म करेंगे। तुम किसी भी बैच में आओगे तुम्हें ऑटोमेटिकली वहां पे हम ब्लॉक करवा देंगे और तुम्हें वहां पे कोई क्लास नहीं लेने देंगे, राइट। और क्योंकि तुम इतनी बदतमीजी कर रहे, तो बता तेरी हिम्मत, तू मुझे साले बोलेगा है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अगर मान लो कल को तुम्हारे पापा मम्मी या कोई भी बड़ा तुमसे ऊंची आवाज में तुमसे कुछ बोल दे तो तुम उन्हें गालियां देने लगोगे, हैं। वाह, थैंक यू सो मच। नाउ ठीक है, चलिए दोस्तों लीव इट ऑफ। अब यहीं पर एफडीआई और एफआईआई शामिल होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहीं पर एफडीआई शामिल होता है और यहीं पर एफआईआई शामिल होता है। अब ये एफडीआई और एफआईआई क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा देखते हैं जरा, अभी थोड़ी देर बाद लौटेंगे क्योंकि छोटा सा अकाउंट है फाइनेंशियल अकाउंट, इसको समझ लेते हैं और इसको समझने के बाद फिर हम एफडीआई और एफआईआई पे लौटेंगे। तो जो फाइनेंशियल अकाउंट है, जो वित्तीय लेखा है, आखिर ये लेखा है क्या, तो जरा समझिए। तो जो फाइनेंशियल अकाउंट है, वित्तीय लेखा है, इसका मतलब देखिए क्या, जैसे इंडिया में कुछ विदेशी लोग रह रहे हैं या जो विदेशी कंपनियां हैं, इसी प्रकार से फॉरेन में भी कुछ विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां हैं। तो इंडिया में विदेश के लोगों के द्वारा कितने एसेट्स ओन्ड हैं, इसी तरह से विदेश में भारत के लोगों के द्वारा कितने एसेट्स ओन्ड हैं, ये सारी चीजें शामिल होती हैं फाइनेंशियल अकाउंट, वित्तीय लेखा में। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का, भुगतान संतुलन का फाइनेंशियल अकाउंट है, वित्तीय लेखा है, इसमें क्या शामिल होता है कि द एसेट्स एंड द प्रॉपर्टीज होल्ड बाय फॉरेन पीपल इन आवर कंट्री एंड द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज होल्ड बाय एन इंडियन पीपल आउटसाइड द कंट्री। तो वो सारी चीजें कि इंडिया में विदेशी लोगों के द्वारा कितनी संपत्तियां ओन्ड हैं और विदेश में भारतीय लोगों के द्वारा कितनी संपत्तियां ओन्ड हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आरबीआई अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के थर्ड अकाउंट, बोले तो फाइनेंशियल अकाउंट, बोले तो वित्तीय लेखा में शामिल करता है। सो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंट, दिस इज कॉल्ड वित्तीय लेखा। चलते हैं दोस्तों जरा आगे बात करते हैं और इन डिटेल में बात करेंगे एफडीआई की और एफआईआई की। उससे पहले मैं आप लोगों से एक इमेज शेयर करके कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, जिससे आप लोगों को और थोड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्लियर हो जाए। सो जरा देखते हैं और बात करते हैं, राइट नाउ।
अब यहां पर स्क्रीन पे भाई वो कमेंट दिखा दो पहले, कमेंट कमेंट कमेंट। अब आप लोगों को मैं स्क्रीन पे एक छोटी सी इमेज दिखाऊंगा जिसमें मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के थोड़ा सा और अच्छी तरह आपको फॉर्मेट दिखाता हूं, और इसी को रिजर्व अकाउंट भी बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट को, राइट। सो आप लोग पीडीएफ के पीछे, सही है क्यों क्या व्हाट हैपेंड, चलो आगे बात करते हैं। नाउ डेस्कटॉप पे नहीं मिल रही आपको, अच्छा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन क्या होता है जरा देखिए। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये सब चीजें तो शामिल हो गई हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, यस देवाशीष साउंड आ गई, सो इसी को हम लोग कहते हैं रिजर्व अकाउंट। तो जो रिजर्व अकाउंट है, आ गई साउंड आ गई, तो जो रिजर्व अकाउंट है, इसी रिजर्व अकाउंट में या फाइनेंशियल अकाउंट में जो भी एसेट्स हैं होल्ड बाय द इंडियन पीपल और द फॉरेन पीपल इन द रेस्पेक्टिव कंट्रीज, तो वो चीज़ें शामिल होती हैं कि जो भी जब संपत्तियां जो भी भारत में या विदेश में, भारत के लोगों के द्वारा विदेश में और विदेश के लोगों के द्वारा भारत में शामिल हैं, राइट। ना आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या, तो आगे चलकर बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट की। पूरी स्क्रीन पे दे देना ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्योंकि पूरा स्क्रीन होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट, पूरा दे दो पूरी स्क्रीन पर। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके सामने एक इमेज आ रही है, कोई हाँ, तो आपके सामने एक इमेज आ रही है जिसमें हम बात करेंगे कि देखिए दोस्तों कि मुझे भी यहाँ देखिएगा क्या सामने, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके के अकाउंट होते हैं। वन इज कॉल्ड करंट अकाउंट, अनदर वन इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने क्लास के डिस्कशन में अभी लिखा कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो करंट अकाउंट में शामिल होता है विजिबल आइटम्स। तो विजिबल आइटम्स में क्या, तो वो इस इमेज के द्वारा थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। करंट अकाउंट विजिबल आइटम्स में क्या, तो विजिबल आइटम्स में दोस्तों जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल आ रहा है, गाड़ियां, कार्स आ रही हैं, मोबाइल्स आ रहे हैं, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, गोल्ड्स आ रहे हैं, गोल्ड आ रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें, इनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करंट अकाउंट में शामिल होते हैं। ऐसे ही आप लोग देखिए जरा इनविजिबल, मैंने आपसे कहा नंबर 2, यहां मैंने आपसे कहा नंबर 2 एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल आइटम्स, अदृश्य मदें। तो अदृश्य मदों में क्या, सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब मैंने आपको बताया, ये देखिए सेवाएं। तो सर्विसेज में मैं यहां बता देता हूं क्या, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, शिपिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई दूरसंचार कंपनी आ गई, शिपिंग हो रहा है, शिपिंग, जैसे हम लोग मैराइन्स में शिपिंग के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें सर्विसेज के अंदर आती हैं, सेवाओं के अंदर आती हैं। या देखिए, या इनविजिबल आइटम्स। अब अगर हम ब्रॉड वे में बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ, अगर हम ब्रॉड वे में बात करते हैं तो जो इसमें तो हो गया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स, ये तो हो गया विजिबल्स। और ये जितनी भी चीजें 2 और 3 और 4, तो ये होता है ए पार्ट और ये होता है बी पार्ट। तो जो ए पार्ट है तो वो तो हो गया गुड्स का, जो भी गुड्स हैं आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हैं, एंड ये हो गया बी पार्ट। तो बी पार्ट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया। देन इसी में इनकम्स हो गई, फैक्टर इनकम, जो मैंने लिखा प्रॉफिट, डिविडेंड, लाभांश, रेंट, इंटरेस्ट, जो भी। और यहीं पर हो गया यूनिलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल पेमेंट का मतलब है जैसे रेमिटेंसेस हैं या गिफ्ट एंड ग्रांट्स हैं। तो ये चीजें हो गई कंप्लीट बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट की। अब अगर हम कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, पूंजी लेखा में चलते हैं, तो जो कैपिटल अकाउंट है उसमें देखो लिखा है इन्वेस्टमेंट। तो ये जो पार्ट एफडीआई का है, ये पार्ट माना जाता है इन्वेस्टमेंट का, निवेश का। तो जो भी हमारे हिंदुस्तान में विदेशी निवेश हो रहा है, तो वो सारी चीजें
बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में रखी जाएंगी। लोन्स का, तो जो भी गवर्नमेंट ने लोन्स ले रखे हैं, बोरोइंग ट्रांजैक्शंस हैं या ईसीबी, तो ईसीबी क्या है, तो ईसीबी का मतलब है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो ईसीबी का मतलब है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं, एक्सटर्नल बाहरी, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक, बोरोइंग्स का मतलब ऋण, बाहरी वाणिज्यिक ऋण, वो मतलब क्या हुआ, जैसे इंडिया ने विदेश से कोई भी लोन लिया कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, या मान लो रिलायंस ने या सहारा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसी से लोन लिया, तो इसे बोलते हैं ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। या दोस्तों जो बैंक अकाउंट एनआरआई वगैरह के हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो इसके अलावा 1 2 3 एक और ऐड कर दो यहाँ पर, एनआरआई का बैंक अकाउंट। तो अब इसको मैं कभी डिटेल में किसी क्लास में बताऊंगा। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात की है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये मैंने आपको बता दिया। ट्रेड डेफिसिट एक और नया टर्म है, तो ट्रेड डेफिसिट कुछ नहीं, तो जब भी मैं बात कर रहा था जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड, हटा दो इसे मैं इसको, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों अब मैं बात कर रहा था बैलेंस ऑफ ट्रेड की, व्यापार संतुलन की, राइट। दोस्तों ये बताओ कि पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा भाई हम लोगों का, हमारा, और गालियां सुनने के साथ साथ हैं, इसके अलावा कैसा लग रहा भाई आप लोगों को, जरा प्लीज कमेंट में बताएं। सो जरा थोड़ा सा अच्छा लगे। तो एक नया टर्म आया, ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा। तो ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा क्या होता है, तो जरा देखिए। तो ट्रेड डेफिसिट कुछ नहीं, वही अगर हमारा एक्सपोर्ट क्या कम है और इंपोर्ट आयात क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, इसी को बोलते हैं व्यापार घाटा, राइट ना। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कुछ और बातें और कुछ और चीजें देखते हैं कि क्या है यहां पर। अब एफडीए और एफआईआई पढ़ाने का दोस्तों बहुत ज़्यादा मन था हमारा, लेकिन गाली सुनने के बाद, क्योंकि भाई मतलब पहली बार ज़िंदगी में टीचिंग लाइन में गाली मिली है। मन में तो बच्चे बहुत सारी गालियाँ देते होंगे क्लासेस में, तो ऑफलाइन में जब भी हमने पढ़ाया, लेकिन यार ऑनलाइन में पहली बार गाली देखने को मिली है। और ऐसा नहीं ऑनलाइन में आज से पढ़ा रहा, कम से कम आप देखिए 1.5-2 साल पहले का भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा यूट्यूब पर, तो वहाँ पर भी मैंने ऑनलाइन पढ़ाता था और भी जगह ऑनलाइन पढ़ाया, लेकिन किसी बच्चे की इतनी हिम्मत कि पहली बार मुझे गाली दे दी। तो अब मैं इसका जो करना होगा वो मैं करूँगा, लेकिन अब बीइंग अ टीचर ये भी मन होता है कि आप हृदय बड़ा होता, बहुत बड़ा उदार हृदय होता, तो ना माफ़ करने का भी क्षमता होनी चाहिए। सो बड़े बड़े उदार हृदय के वालों व्यक्तियों में तो माफ़ करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें इतनी अकल नहीं है जितनी अकल मुझ में है। सो लेकिन फाइनली इसको गाली तो नहीं देना चाहिए, तो देखेंगे दोस्तों। बाकी चलिए आगे चलते हैं, राइट ना। सो दोस्तों ये बातें तो हो गई। अब इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान और देते हैं। सो इसके अलावा कुछ और बात बताते हैं, क्या है कि एफडीआई और एफआईआई, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे, लेकिन हम आप लोगों को कुछ और बताना चाहते थे। हाँ, तो मैंने कहा था जो अभी आया था कैपिटल अकाउंट में एनआरआई के जो बैंक अकाउंट है, दोस्तों एनआरआई का मतलब है जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं। तो जो एनआरआई हैं, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, उनका जो बैंक में अकाउंट है वो भी यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। अब जो एनआरआई का अकाउंट कौन कौन से होते हैं, तो अभी बहुत जल्दी हम लोग बैंकिंग का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। यस निशांत, हाँ ठीक है, लेकिन अब हम लोग बहुत जल्दी बैंकिंग का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं अलग से, तो आपको यूट्यूब पर उसकी क्लासेस मिलेंगी। फिर मैं बैंकिंग का जीए पढ़ाऊंगा, जनरल अवेयरनेस, और वहां पे होगा उसका पार्ट बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि जो एनआरआई हैं उनका एक होता है एनआरई अकाउंट, एक होता है एनआरओ अकाउंट, एक होता है सीएनआर अकाउंट, एक होता आरएफसी अकाउंट। तो दोस्तों जो भी एनआरआई होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, एनआरआई का मतलब है जो भी विदेश के लोग, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, राइट, जो भी एनआरआई स्टेटस है, मतलब जैसे वो लोग जो दोज हु आर हैविंग द इंडियन पासपोर्ट, जिनके पास भारत का पासपोर्ट है, मतलब दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया बट दे आर लिविंग आउटसाइड द कंट्री, मतलब 182 डेज या उससे ज्यादा अगर कोई भारत का व्यक्ति विदेश में रहे तो उसे एनआरआई स्टेटस मिलता है, उसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस कहते हैं, राइट नाउ। तो
यू आर द बेस्ट, ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर मोनिका, नाइस सर जी। सुजीत कुमार, रोहित गोयल, पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन भाई मुझे आज बहुत प्रॉब्लम हो गई कि उसकी हिम्मत, मतलब इतना वो कि समवन वुड लाइक अब्यूज मी है। लेकिन चलो, हर एक प्रजाति के प्राणी इस संसार में हैं, लेकिन ठीक है, तब भी कोई बात नहीं। हाँ, सही है ना। तो दोस्तों चलिए छोड़िए, माफ़ करना ही सबसे बड़ा वो होता है एक टीचर का। सो व्हाट इज एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर एंड आरएफसी। सो एनआरई क्या, ये जो वहां पे लिखा था कैपिटल अकाउंट में कि जो कैपिटल अकाउंट है इसमें बोरोइंग ट्रांजैक्शन भी होता है, गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी भी होती है, एफडीआई, एफआईआई या इन्वेस्टमेंट, या इसके अलावा जो एनआरआई हैं उनका जो बैंक में अकाउंट होता है उनको हम कहते हैं, ये टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है एनआरई अकाउंट, एक होता है एनआरओ अकाउंट, एक होता है एफसीएनआर अकाउंट, एक होता है आरएफसी अकाउंट। एनआरई का मतलब है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। एक होता है एनआरओ, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। एक होता है एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। एक होता है आरएफसी, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के अकाउंट हैं, एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट, आरएफसी अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट किसके, एनआरआई के होते हैं। कहां पर, भारत में। तो ये भी इसी का पार्ट है। तो इसे हम कहेंगे क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच विनय यादव जी। अब दोस्तों हम लोग थोड़ी सी बात करना चाहते थे एफडीआई और एफआईआई के बारे में, लेकिन आज मैं एफडीआई और एफआईआई के बारे में बात करता ही हूँ, चलो करना तो पड़ेगी भाई के। और थोड़ा सा पानी पिला दो यार मुझे ना। हम जरा एफडीआई और एफआईआई का टॉक करेंगे। अभी एफडीआई और एफआईआई क्या है बताते हैं। अभी आपको पानी पी लेता हूँ पहले। ओके अजय छिल्लर जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों आप सभी लोग जिंदगी में खुश रहें और जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त हो आप लोगों को ना। लेकिन चलो सही है। दोस्तों अब बात करते हैं जरा एफडीआई और एफआईआई की। एफडीआई और एफआईआई क्या है जरा वो बात करते हैं, लेकिन एक एक लाइन में आप लोगों को एनआरई, एनआरओ, एनआरई, एनआरओ और एनआरई, एनआरओ के बारे में मैं डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं। तो एनआरई है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जो है वो विदेशी एनआरआई लोग भारत में खुलवाते हैं और भारतीय बैंक में। लेकिन बस इतना सा याद रखो, एनआरई और एनआरओ में इतना सा अंतर है जो आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे मेन एनआरई अकाउंट जो है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट जो है, इस अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, इस अकाउंट में जो विदेश के लोग हैं वो सिर्फ वो पैसा जमा कर पाते हैं जो वो विदेश नहीं एनआरआई हैं। जो एनआरआई का मतलब जो कोई इंडिया का सिटीजन है, विदेश में रह रहा है 182 दिन या उससे ज्यादा एक साल में, तो उसे कहते हैं एनआरआई, राइट। तो दोस्तों अगर वो व्यक्ति वहां से कोई पैसा जमा कर रहा है इंडिया में, तो एनआरई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में वो सिर्फ वो पैसा जमा कर सकता है जो उसने विदेश में कमाया। इसी तरह से हम एनआरओ की बात करें तो एनआरओ नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में मतलब कि वो जो एनआरआई है वो विदेश की अर्निंग्स, जो विदेश में पैसा कमाया, और जो इंडियन अर्निंग्स हैं जो भारत में पैसा कमाया, दोनों पैसे यहां पर डिपॉजिट कर सकता है। सो इसे बोलते हैं एनआरई और एनआरओ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। चलिए दोस्तों आप एफडीआई और एफआईआई के बारे में बढ़िया ज्ञान लेते हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ज्ञान आज नहीं दोस्तों, अगली क्लास में लेते हैं। तो मैं अगली क्लास में एफडीआई और एफआईआई के बारे में फुल ज्ञान दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पूरा का पूरा 1 घंटे का कम से कम सेशन होना चाहिए एफडीआई और एफआईआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। इसके साथ दोस्तों मैं अगली ही क्लास में आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट के, अगर मैंने इसे आज ली तो 10-15 मिनट में एफडीआई एफआईआई को लपेट दूंगा। बेटा कुछ समझ में आना नहीं है तुमने, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, क्लास नहीं छोड़ूंगा, क्लास अभी चलेगी, लेकिन एफडीआई और एफआईआई को इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, प्लस अगली क्लास में बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित
क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, सब जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म होगा, राइट। चलिए दोस्तों, इतने देर में आप लोग 10-15 मिनट जो हमारे पास टाइम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा प्रॉमिस किया है कि आप लोग जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। तो अब है क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी क्लास को बहुत बढ़िया से, देखो क्या है कि अब हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स, हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जरा समझना, राइट। तो अभी हमारे दिमाग के अंदर पूरा कॉमर्स इकोनॉमिक्स भरी पड़ी, तो सबसे पहला रूल होता है हम लोगों का, वो होता है प्लानिंग। तो दिस इज द प्लानिंग ऑफ माय टीचिंग लर्निंग मेथड, कि मैं अपनी क्लास में अपने इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाता। जैसे कि मैं कहता बीच में भी कोई भी सवाल आए, आपका हर एक क्वेश्चन एंटरटेन होगा, लेकिन अगर आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन पूछना तो क्लास के लास्ट में जब भी टाइम मिलता है तब हम डिस्कस करते हैं। तो आप लोग पूछिए जरा क्या है। सो महेंद्र तेतरवाल, आई एम वेरी लकी टू टेक अ क्लास फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया हु हैव बेस्ट नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। नहीं भाई, मैं इंडिया का कोई बेस्ट टीचर नहीं हूं, लेकिन बस ये है कि आप लोगों के लिए जो एग्जाम्स में जितनी चीजें आती हैं तो ये यहाँ पर निपट जाएंगी, लेकिन देयर आर सो मेनी बेस्ट टीचर्स, दे आर नॉट बेस्ट, बेटर 100 टाइम्स बेटर देन मी। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, एंड दे आर वेरी गुड एंड वेरी ऑसम, राइट। सो जैसे हम लोगों को यूपीएससी का तैयारी करने का मन करने लगा, ठीक है निशांत भाई। सो लिखा था करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट सरप्लस। सो देखो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़िया, अच्छा मैं यार सॉरी यार भूल गया, रोहित शर्मा थैंक यू यार। सो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने डिस्कस करना भूल गया, दैट इज कॉल्ड सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट। आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो समझना करंट अकाउंट डेफिसिट रोहित जी, अब मैं ना बताऊं आप अपने आप समझ जाओ तो जरा मजा है। करंट अकाउंट क्या है भाई, ये मैंने बता दिया, रोहित तुमने आज क्लास लेट ज्वाइन करी, बाकी बच्चे अपने आप समझ गए होंगे। करंट अकाउंट का मतलब क्या है, ये सब चीजें, और इसमें मैं जोड़ दूं डेफिसिट का मतलब है चालू लेखा घाटा। इसका मतलब है कुछ नहीं, जो भी हमारा हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट पार्ट है वो हो रहा है कम, इंपोर्ट पार्ट है वो हो रहा है ज्यादा, और जो फैक्टर इनकम है वो आ तो रही है कम, जा रही है ज्यादा, तो उसे हम कहेंगे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट, चालू लेखा घाटा। और कैपिटल अकाउंट सरप्लस या करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब इसका उल्टा कर लो, और कैपिटल अकाउंट सरप्लस मतलब ये कि हमारे हिंदुस्तान में जो एफडीआई एफआईआई मतलब इन्वेस्टमेंट पार्ट ज्यादा हो रहा, हमारे हिंदुस्तान में गोल्ड फॉरेन रिजर्व ज्यादा आ रहा, हमारे हिंदुस्तान में हम बोरोइंग्स ज्यादा ले रहे हैं, तो इसे बोलेंगे कैपिटल अकाउंट सरप्लस, राइट। नाउ दोस्तों कोई और सवाल पूछे जल्दी से अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो, वरना हम लोग इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहीं पर आज के लिए खत्म करेंगे और एफडी और एफआईआई के ज्ञान से अगली क्लास शुरू करेंगे। जिससे दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि जीएस स्पेशल क्लास चल रही है, अभी जब हम लोग यूपीएससी का मॉड्यूल लेकर आएंगे तब तो मैं दिखाएंगे बेटा असली इकोनॉमिक्स के और क्या होता है, प्री और मेंस लेवल की इकोनॉमिक्स के प्री और मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स का फाउंडेशनल पार्ट पूरा का पूरा जीएस स्पेशल में कवर हो जाएगा, लेकिन प्री में और भी धांसू क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तो वहां कम से कम 10 से 12 घंटे 13 घंटे हम लोग सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों अब ये बच्चे कुछ एक दो बीच बीच में बोले कि सर कब खत्म होगा, एक बोल रहा है सर कितनी क्लास लोगे, तो दोस्तों ये सब चीजें यूपीएससी के बच्चे ऐसी चीजें डिमांड नहीं करते। तो अब मुझे लगता है चलो कोई बात नहीं, अब तुम लोगों को लगता कि 800 900 1000 रुपए में ये कोर्स बेच रहे तो इन्हें कुछ आता ही नहीं होगा। बेटा तुम ये देखो कि सामने किसके सामने तुम खड़े हो और क्या बोल रहे। हम कह रहे कोई भी हो, टीचर्स आर ऑलवेज रेस्पेक्टेबल। भाई टीचर्स को सिर्फ एक ही चीज चाहिए अपने बच्चों से, रेस्पेक्ट। बेटा इसके अलावा न तो तुम लोग कुछ दे सकते और ना हमें तुम लोगों से कुछ चाहिए, सिर्फ रेस्पेक्ट देने के अलावा, यस और नॉट। लेकिन भाई आज वो भी उतर गई हमारी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं। है सो रेमिटेंस इन हिंदी, यार रेमिटेंस इन हिंदी को रेमिटेंस को हिंदी भाई देखना जरा, बताना जरा एक मिनट। रेमिटेंस, वो जो रेमिटेंस लिखा उसे कॉपी पेस्ट मार दो। सो रेमिटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं अभी के भी बताते हैं दोस्तों, वैसे मुझे पता नहीं है। सो रेमिटेंस का मतलब होता होगा स्थानांतरण या भुगतान का स्थानांतरण, समथिंग लाइक दैट। सो रेमिटेंस को बताते हैं। सो चलते हैं, बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल, बिल्कुल सही कहा। चलिए दोस्तों और बताइए, और कुछ पूछिए, कोई और सवाल। रेमिटेंसेस को बोलते हैं प्रेषण, प्रेषण। सो फॉरेन रेमिटेंस का मतलब है विदेशी प्रेषण। इतनी शुद्ध हिंदी जानकर क्या करोगे बे तुम,
कौन पूछ रहा था ये? सो ओमकार पांडे, पांडे साहब तुम रेमिटेंसी रहने दो, रेमिटेंसी तो तुम्हें याद हो गया। सर साइंस का क्लास कब होगी? तो भाई साइंस की क्लास मंडे से हो जाएगी। हाँ थैंक यू सो मच रोहित शर्मा। चलते हैं दोस्तों आगे, कुछ और पूछ लीजिए वरना यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। आई होप सेशन तो बर्बाद हो गया थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को कुछ तो ज्ञान मिल ही गया आज, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत ज्ञान तो मिला ही है। सो दिस इज कॉल्ड, हाँ थैंक यू ऑल। चलें भाई आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय।